मित्रों, जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ। और आज हमें सुल्तानपुर ज़िले में, ये सुल्तानपुर और अयोध्या का बॉर्डर है। और मेरी श्रद्धा सभी को पता है, मैं भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं माला वाला नहीं हूँ, दिल वाला हूँ। तो मेरी जो विजिट स्टार्ट होनी थी वो मैंने अयोध्या के परिक्षेत्र से शुरू की है। और यहाँ पे मेरा सौभाग्य है कि मैं आज चंद्रनाथ पांडे जी के साथ हूँ। और आप अपना परिचय दीजिए, हम कहाँ पे हैं? ग्राम पंचायत देवरा, जनपद सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से हम लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। किसान, केला किसान है ज़्यादातर इसमें। अच्छा, बाकी सभी लोग जो है यहीं आसपास के क्षेत्र के हैं। लगभग कितने दूर से आए हैं? सबसे ज़्यादा दूर से? अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? जगदीशपुर से। जगदीशपुर तो सुना हुआ भी लोग है हमारा। जी जी। तिलोई जो आपका शुभ नाम? अच्छा, विजय सिंह वाला वो तिलोई वाला क्षेत्र। हाँ, इधर है। हम यहाँ पिछूती कोट। अच्छा, इन्होना के आसपास वाला। जी जी जी। ग्राम सभा पिछूती, कृष्णराज पांडे, जनाब राजकेश पांडे। बैठिए, आप बैठिए। जय हिंद से शुरू करना चाहिए कभी। मेरा नाम है राहुल जवान, पूरा नाम है राहुल चौधरी। एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में कास्ट होती है जाट, मैं उस कास्ट से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जब यहाँ पे आए तो अलग अलग टाइटल के लोग मिले। उपाध्याय जी मिले, कहीं चौधरी साहब मिले, कहीं पांडे जी मिले, कहीं तिवारी जी मिले, कहीं ठाकुर साहब मिले। तो हमें लगा यार गड़बड़ हो रहा है, टाइटल में कुछ गड़बड़ है। अब सेना में चलता है जवान, तो हमने फिर अपने आगे से चौधरी हटा दिया, हमने कर दिया जवान। और जवान सबको पसंद है, वो कोई उसका जाति बिरादरी मत धर्म राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं आया हूँ किसान पाठशाला से। किसान पाठशाला की शुरुआत 2004 में मध्य प्रदेश से हुई थी। मध्य प्रदेश के कुछ नए लड़कों ने क्या किया कि आके खेती करने की सोची। जैसे हम लोग हैं नए वाले, और आप लोग पुराने बुजुर्ग हैं, आप लोग बोलते हैं अच्छा आ जाओ बेटा खेती करो, तुम्हें समझ में आ जाएगी कहानी। तो वो 10-12 लड़के आए, और आने के बाद खेती में पहले साल तो बहुत ज़बरदस्त उत्पादन लिए खूब। उनके बाद टेक्नोलॉजी थी और उर्वरक थे। और 2 साल के बाद उनके विकेट गिर गए, मतलब औंधे मुंह गिरे। बीमारी समझ में नहीं आई कि कपास, बीच में से कपास की खेती की थी, कि कपास टूट के गिरी क्यों, कपास टूट के गिरा क्यों। करते करते पहुँचे तो पता चला अपनी ही पद्धतियों में, जो अपने देश की जो पुरानी धरोहर हैं, जो हम भूल गए, उन्हीं में सब कुछ उसका उपाय निकला। उपाय किससे हुआ? चूने से और नीले तोते से। अब उनका दिमाग जगा कि यार ऐसी चीज़ों को ढूंढ के लोगों को बताना चाहिए, ऐसे तो कितने किसान बर्बाद होते होंगे। ये 2004 से वहाँ शुरू हुई थी। गजेंद्र पाटीदार और बलराम किसान, इन लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया था। उस समय में मोबाइल वगैरह चलते नहीं थे, तो वो गांव-गांव जा कर के, जैसे मैं आज यहाँ पे आया हूँ तो किसान पाठशाला चलाने के लिए आया हूँ। किसान पाठशाला हम 2 तरीके से चलाते हैं। ज़्यादातर तो आजकल इसी डिब्बी का युग है, हर आदमी डिब्बे पे बिलीव कर रहा है। तो इसके थ्रू जैसे ये अब यहाँ पे भी चल रही है, और इसको लाखों लोग उस पर भी देख रहे हैं। आपका सब अपने अपने घरों में बैठ के भी देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ है वो सब चीज़ें वहाँ पता लगेंगी। तो जो अच्छी चीज़ें हमने सीखी लोगों से, वो हम लोगों को गांव-गांव जाके बताते हैं। इसमें हम आप लोगों से कोई पैसा नहीं लेते, किसान से कोई चार्ज नहीं लेते किसी भी तरह का। ये सब फ्री होता है। ना हम कोई प्रोडक्ट बेचने आते हैं, ना हम कोई शीशियाँ बेचने आते हैं, ना हम कोई चीज़ बेचने आते हैं। हमने जो सीखा वो पूरे भारत में लोगों को बताने जाते हैं फ्री में, किसानों को। हमारा मकसद है, हम किसानों के ही बच्चे हैं। जीवन भर पिताजी को कर्ज में देखा है। 17.5 साल हमने सेना में नौकरी की। 2013 से मन खेती की तरफ गया। किसानों की स्थिति को देखकर ऐसा लगा यार कुछ तो बड़ा करेंगे किसानों के लिए जीवन में। पता नहीं था क्या बड़ा करेंगे। ऐसे आम तौर पे थे, जैसे आपके यहाँ पे बच्चे होते हैं, वैसे मैं एक छोटे से परिवार से। मन में आया कुछ बड़ा करना, क्या करना है पता नहीं था। तो खेती शुरू की, तो हम भी खेती में बड़े बुरी तरीके से गिरे, जैसे बारिश में गिरता है ना आदमी। समझ ही नहीं आया गिरे कैसे, फिर समझ में आया क्यों गिरे। फिर किसान पाठशाला के बारे में पता चला, हम उनसे जुड़े। जुड़ते जुड़ते उसके बाद हमने क्या किया, केले को पकड़ लिया और केले को घोट के पी गए। केला सीखा, झोला उठाया। और सबसे पहले अगर आपको जागना है तो आप एक झोला उठाओ, 2000 रुपये जेब में डालो, जर्नल का टिकट लेना है ट्रेन में, और पूरे भारत का भ्रमण करो। खाना कहाँ खाना है? मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, या फिर धर्मशालाओं में। नहीं मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे सो जाओ।
एक बैग मेरे पास मिलेगा आपको रखा हुआ, मैं आज भी रखता हूँ, स्लीपिंग बैग। कहीं होटल में नहीं गया मैं, तो मैं रूरल क्षेत्रों में गया, एकदम देहात गांव में जहाँ मुझे भाषा भी नहीं आती थी। उन लोगों को देखा ये कर क्या रहे हैं, खेती हो कैसे रही। मुझे लगे उसमें 3 महीने, लोगों ने बोला पागल हो गया टेंशन आने के बाद। तो मैं पहले पूरा भारत घूमा। भारत घूमने के साथ साथ देखा कि देश में हो क्या रहा है, खेती होती कैसे है। सब जगह कहीं ना कहीं गड़बड़ था, सब जगह से थोड़ा थोड़ा सीखा। फिर किसान पाठशाला से सीखा, फिर कुछ पुराने बुजुर्गों से मिला जो 70 पार हो गए, जिनकी कोई सुनता नहीं। घर में एक तरफ चारपाई डाल देते हैं, तो बुढ़ा ये मर जाए तो ठीक है, मैं हमारे ऊपर सर पे सरदर्दी है अभी। उनके पास जाके बैठा मैं प्यार से, उन्होंने बताया कि हम बचपन में ऐसे खेती करते थे। अब हम लोगों के पास ये सबका संग्रह इकट्ठा हो गया। जैसे वो करते ना, आपने देखा होगा, अनाज को छांटते छांटते बढ़िया बढ़िया निकाल देते हैं, ग्रेडिंग कर देते हैं। हमने फिर ग्रेडिंग किया और इन पर प्रैक्टिकल शुरू किए चीज़ों पे। अब जो सारे प्रैक्टिकल किए उनका निचोड़ निकाल के हमने आप लोगों के सामने रखने शुरू कर दिए। हम लोगों को इतना पसंद किया आप लोगों ने कि आज 16.5 लाख लोगों से ज़्यादा भारत के अंदर किसान हमारे साथ हैं, क्योंकि फ्री सेवा है, ना लेना ना देना। किसी भी फसल के लिए आप फ़ोन करो, तुरंत आपको समाधान, कोई पैसा नहीं। उसके साथ बाहर के देश, तकरीबन 14 देशों में लोग हमारी पद्धति से खेती कर रहे हैं। काफ़ी आपके जो लोग जिन्होंने बुलाया है, इन लोगों ने भी देखा है और इन्होंने हमारी चीज़ों को किया है अपने खेत में, तो इनको एकदम से जादू दिखाई दिया। चीज़ें क्या थी, वही जो आपके घर में पड़ा हुआ है। तो मेन मकसद है आप लोगों को जगाना। मैं इतनी दूर से आपको जगाना आया हूँ, मध्य प्रदेश से बिजनौर, बिजनौर से यहाँ। मैं रहने वाला बिजनौर का हूँ। तो पूरे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, 7 राज्य ये मैं देखता हूँ पूरा गाइडलाइन। मेन विषय रहता है हमारा केला। केला क्यों? केला ऐसी फसल है जो आपको आज के समय में लगभग बाकी फसलों से आसानी से कुछ ज़्यादा पैसा देके जाती है, अगर आपने उसमें लागत कम कर ली तो। अगर ये तो नहीं लगा तो फिर आप केले में नीचे, केला ऊपर और आप नीचे, और दोबारा बोलोगे ज़िंदगी में केला नहीं लगाऊंगा, तब तो बेकार फसल है। ये हो भी रहा है। आप लोग कोस्ट में 150 रुपये तक जा रहे हो और केला बिक रहा है 140 रुपये का। 10 रुपये घर से गए, अब बोलोगे यार केले के ऊपर नहीं बोलना, तो केला गलत नहीं है। जैसे बुलेट मोटरसाइकिल ली और आपने कभी चलाई नहीं, और बुलेट चला के ताऊ जी ने रेस दबा दी, तो इसमें बुलेट की क्या गलती है? गलती आपकी कि आपको बुलेट चलानी नहीं आती। तो केले की गलती नहीं है। महाराष्ट्र में भी 8 ही रुपये बिकता है केला, इससे ज़्यादा बिकता है क्या? महाराष्ट्र में 8 रुपये ज़्यादा तो नहीं बिकता केला, 8 रुपये 6 रुपये बिकता है ना। और फिर भी वो लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं? उन्होंने कॉस्ट कम कर दिया, लगने वाली लागत। हमें यही नहीं पता मुझे देना क्या है। हम लोगों की खेती कौन कर रहा है? दुकान वाले। इसमें कोई दुकान वाला होगा तो नाराज मत होना। हमारी खेती कौन कर रहा है? दुकान वाले। नहीं तो आपको पता है तो बताओ आपकी फसल में क्या डालना है। जिस मनुष्य को, हमारे यहाँ फौज में कहावत है कि जिस आदमी को ये नहीं पता कि मेरे शरीर कैसे ठीक रखना है, वो जानवर है। और जिस किसान को ये नहीं पता कि मुझे अपने खेत में क्या डालना, तो वो कहेगा किसान। आप एक चीज़ बताओ, एक फौजी को अगर बंदूक चलानी नहीं आती तो क्या वो फौजी है? और एक किसान को अगर खेती करनी नहीं आती तो क्या वो किसान है? तो सीखनी चाहिए कि नहीं? सीखना तो चाहिए कि अगर नहीं आता है तो। अगर नहीं सीखते तो फिर गद्दारी है, क्योंकि आपके द्वारा जो अन्न उगाया जा रहा है, आप जो उसके ऊपर जहर मार रहे हो, केले के ऊपर गंदे गंदे स्प्रे, वो आप ही को, मेरे छोटे छोटे बच्चे जैसे बच्चा बैठा 12 साल का, ये उस केले को खा रहा है, रोज दौड़ रहा है कि मर जाएगा ये। जिस तरीके का वो केमिकल खा रहा है, किडनी खराब हो जाएगी उसकी। जिम्मेदार कौन है? आप और हम। 50 साल की उम्र में लड़का जो है बूढ़ा लगने लगता है आज की तारीख में। लोग मेरे साथ के लगभग लड़के बूढ़े हो गए। मैं बोला यार तुम तो सारा मुझे अंकल कहने का मन करता है, और मैं 24 घंटे एनर्जेटिक। आपको पता है मैं रात 11:30 बजे से चला हूँ और डायरेक्ट आपके सामने आ रहा हूँ और फिर खड़ा हूँ, और कल तक भी ऐसे ही रहूँगा। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? इसमें 2 कारण है। एक तो आप लोगों का आशीर्वाद, दूसरा मेरे अंदर आपको जगाने की जो आग भरी हुई है ना, मुझे लग रहा है मेरी ज़िंदगी बड़ी कम है। जितना ज़्यादा किसानों को जगा जाऊँ उतना फ़ायदा है। देखो मरना सभी ना है, पैसे के लिए भी सब काम कर रहे हैं। मैंने तो अपना ध्येय चेंज कर दिया। मैंने अपना इतना नाम करना है, इतना नाम करना है, मैं अपने नाम के लिए भाग रहा हूँ। जो मैंने सीखा वो आप लोगों को सिखा के जाना। अलग अलग जिलों में, जनपदों में मैं हर साल निकलता हूँ गाड़ियाँ उठा के, और जैसे आज आपके यहाँ हूँ, कल कहीं और हूँगा, परसों कहीं और। यही काम है मेरा जगाने का आप लोगों को। वापस से आते हैं खेती पे। सबसे पहली शुरुआत, पहले मैं आपके सवाल लेना चाहता हूँ। खेती को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं आपके पास
तो सवाल जवाब हो जाएंगे, फिर मैं उन पर जवाब देना शुरू करूँगा, या फिर मैं शुरू करता हूँ एक सेशन। आप लोग बताइए क्या किया जाए। अभी तक जो मैंने बातें हुई हैं इसमें कोई सवाल किसी का मुझे लेकर के, किसान पाठशाला को लेकर के? कुछ आप कहिए तभी उसी में क्वेश्चन पैदा होंगे, नहीं तो फिर अब ऐसे डायरेक्ट। हाँ, बात करते हैं खेत की तैयारी से शुरू करते हैं, केले पे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम जड़ से। जी हाँ। हमारे पास एक पट खेत है, बिल्कुल पट, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ हमें खेत मिल गया और एक ट्यूबवेल मिल गया हमारे पास पानी देने के लिए। अब भैया मुझे ये बताओ कि मैं इसमें सेल्फ सस्टेनेबल खेती कैसे करूं, कम खर्चे में बढ़िया उत्पादन कैसे लेके आऊं? तो सबसे पहले आपने उस खेत के चारों तरफ गन्ना घास लगानी है। नेपियर घास आती है, हमारे यहाँ पश्चिम में बोलते हैं उसको, एक बार लगा दो 10 साल तक काटते, गन्ना घास बोलते हैं, नेपियर घास। सुने आपने, नाम नहीं सुना? बाजरा होता है एक तरीके का, पैंडी वाला बाजरा, एक बार बो दो गन्ने की तरह और 10 साल तक काटते रहो, वो सुने आपने? हाँ, उसकी डबल लाइन आपने चारों तरफ से लगा देंगे। 1 एकड़ की बाउंड्री करनी है, अगर 4 एकड़ खेत है तो 4 बाउंड्री होंगी, समझ गए ना? हर मेड़ पे वो रहेगा आपकी, 1 एकड़ का वो बाउंड्री हो गया। ये क्यों किया? पहली बात तो किसान को बोलना आना चाहिए। आप लोगों को बोलना नहीं आता, ना तो आप दुकान वाले से बोल सकते, ना आप नेता के सामने बोल सकते, ना मेरे जैसे जो झोला छाप आते हैं उनसे आप कुछ सवाल पूछ सकते। तो जो भी आता है वो आपको मढ़ के चला जाता है। सीधे खड़े हो उससे पूछो, भैया सुन, ये गन्ना घास क्यों बताइए, गन्ना हाँ क्यों लगाइए? मैं तो बताऊंगा ही, मैं आपको बोलना सिखा रहा हूँ कि गन्ना घास क्यों। भैया कारण तो बता। गन्ना घास का कारण ये है कि केला जो है या कोई भी फसल, जब गर्मियों में बहुत तेज लू चलती हैं, गर्म हवाएं, और जब अब शीतलहर चलेंगी पाले वाली, तो पाला कभी ऐसे नहीं पड़ता है। पाला हवा के साथ जो कण हैं हवा में, आर्द्रता, वो आज भी है, लेकिन जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा तो हवा के अंदर जो पानी है बहुत बारीक मात्रा में, जो आंखों से दिखता नहीं, वो बर्फ़ के रूप में बदल जाता है 10 डिग्री के बाद। और जब वो बर्फ़ के रूप में बदल के टच होता है, आप स्किन पे भी देखोगे तो हाथ सुन्न हो जाते हैं। जब लगातार हवा लगेगी तो वो ठंडा फील होता है, वो पिघलने के लिए गर्मी आपकी स्किन से लेगा, तो वहाँ पे आपको ठंडा महसूस होगा कि ओहो बहुत ठंड होगी। ऐसे ही फसलों के ऊपर जब वो पाले की बूंदें पड़ेंगी, पीछे से हवा चलेगी, तो वो चिलिंग इंजरी आती है, वहाँ पे उनकी नसें जो हैं वो फट जाती हैं। जैसे केला है या आलू है जिनके अंदर पानी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो झुलस गया, पाला लग गया, साहब मर गया, उसकी नसें फट गई। ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना है आपने? हवा का अवरोध बनाना है। हवा का अवरोध किससे बनाना है? ये गन्ना घास से। ये जब 14 से 15 फीट की रहेगी तो आपकी हवा जो आएगी वो बाहर रुक जाएगी, और जितने भी कीड़े मकोड़े और आपके मोस्टली वायरस हैं और शीतलहर और लू भी, ये 1.5 फीट से शुरू होती है, 5.5-6 फीट की हाइट तक ही चलती है। सबसे खतरनाक जोन यही है जितनी हमारी हाइट है। इस जोन को किसने रोक दिया? आपकी डबल लाइन गन्ना घास ने। अब निश्चित रूप से जब केला इतना बड़ा है और घास इतनी बड़ी है 14 फीट की, तो अंदर आएगा नहीं। ये हमारा प्रैक्टिकल है, हम लोगों ने करवाया हुआ है। दूसरा, आपके पड़ोसी क्या मार रहा है उससे आपको कोई फसल पे फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो सारा ये नेपियर घास अपने ऊपर झेल लेगी। मैंने यहाँ से स्प्रे किया, बीच में 14-15 फीट का नेपियर घास खड़ा है, तो उधर जाएगा क्या? डबल लाइन में नहीं जाएगा। उसके साथ साथ पशुओं का चारे का, एक लाइन काटते रहो, एक खड़ी रखो, एक काटते रहो, एक खड़ी रखो, तो आपके चारे का भी काम हो गया, हरे चारे का। दूसरा, नहीं अगर हरा चारा चाहिए तो इसको कटवा और पौधों की जड़ में मल्चिंग कर दो, तो ये आच्छादन हो गया, बायोमास हो गया, नीचे से घास नहीं आएगी। फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कहीं है नहीं। तीसरा, आवारा पशु, गाय आई तो मुंह मारेगी, वो केले में क्या करने जाएगी जब उसको बाहर बाजरा मिल जाएगा? तो वो बाहर से पत्तियां खा कर निकल लेगी, डंडी उसकी खा नहीं सकती, वो गन्ने जैसी होती है। ये तो हो गया नेपियर घास। उसके अलावा जब खेत की तैयारी करें तो 5 गाड़ी कम से कम गोबर की खाद, मैं एक एकड़ की एक एकड़ में, आवाज़ आ रही पीछे तक? आवाज़ आ रहा है मेरा? 1 एकड़ में 5 ट्राली गोबर की खाद। अब गोबर की खाद भी कैसे बनानी होती है? आप लोग पहले ज़माने में देखा होगा, जब आप बच्चे होंगे पेड़ों के नीचे हमेशा गोबर डालते थे, क्योंकि गोबर की खाद के ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। अगर पड़ती है तो इसकी जो सारी ताकत है, पढ़ी लिखी भाषा में कहें तो कार्बन उड़ जाएगा और भी चीज़ें उड़ जाएंगी। देसी भाषा में कहेंगे तो इसकी ताकत खत्म हो जाती है।
इसके ऊपर चांद की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, ओस नहीं पड़नी चाहिए, बारिश नहीं पड़नी चाहिए। हम क्या करते हैं, गड्ढा खोद के जानबूझ के बारिश का पानी इसमें भरते हैं ताकि ये सड़ा हुआ खाद कभी आपके खेत के काम नहीं आता, वो सिर्फ फंगस लेके आएगा आपकी ज़मीन में। आपके गोबर में से 6 महीने के बाद खुशबू आनी चाहिए, आहा ऐसी वाली, तो वो खेत में काम करेगी। तो ऐसी आगे तो काम नहीं करेगी। ये प्रैक्टिकल है, करके देख लेना आप, वो फसल बढ़ेगी नहीं। इसको आपने कोशिश करनी है या तो पेड़ के नीचे या फिर पॉलीथीन लेके आओ, 200-350 रुपये की आ जाती है पॉलीथीन 50 फीट। 4-5 गाड़ो या डंडे गाड़ो, एक शेड जैसा बना दो, उसके अंदर ही गोबर डालो साल भर अपना, तो ये गोबर ताकतवर रहेगा। 5 ट्राली गोबर की खाद। और यहाँ पे शुगर मिल तो होगी नहीं है, नहीं है ना? शुगर मिल की अगर प्रेसमेंट मिलती है तो वो 50 से 100 कुंटल। 50 आपका जो आप लोगों ने जिप्सम का नाम सुना है? जिप्सम जी जिप्सम का प्रयोग करना है। कितना? 1 कुंटल प्रति बीघा। मेरे यहाँ से मतलब एकड़ की बात करें तो 5 से 10 कुंटल एकड़। एकड़ में ही कहिए, एकड़ 1 एकड़ में 5 से 10 कुंटल जिप्सम, 50 किलो चूना, 50 किलो सरसों की खली, 25 किलो, फिर से बता दीजिए यार थोड़ा सा। हाँ 5 ट्राली गोबर की खाद, पेपर लाएं क्या? पीछे तक दिखा दीजिएगा। पेपर लाएं? 5 ट्राली गोबर की खाद, 50 से 100 कुंटल शुगर मिल का प्रेसमेंट। अगर आपने ये सब करके केला लगाया जो मैं बोल रहा हूँ, तो गणित ही चेंज हो जाएगा ताऊ जी केले का। और लोग देखने आएंगे, जैसे लखनऊ में देखने गए जगदीप जी का केला, 50 से 100 कुंटल जी 300 किलोमीटर से ठाकुर साहब उनका केला देखने गए। बोले तुम किए क्या हो? बोले कुछ नहीं किए, ये पागलपन किए हैं। सर जिप्सम हाँ जिप्सम 10 कुंटल, 5 से 10 कुंटल, 50 किलो बिना बुझा डले वाला चूना, 25 किलो समुद्री नमक। 1 मिनट रुको, 50 से 10 कुंटल जिप्सम हो, जिप्सम हो गया। उसके बाद आपका 50 किलो चूना बिना बुझा खली वाला, जो 8-9 रुपए किलो मिलता है शायद। जो खौलता है पानी। हाँ हाँ हाँ, तो उसको किस तरीके से डालेंगे चूने को? ऐसे फिकाओ ग्लव्स पहन के आराम के साथ। पाउडर नहीं, वही पाउडर बन जाता है। लट उठाओ, 10 पीस, किसी पे गुस्सा आ रहा होगा मोहल्ले पड़ोस में, उसमें निकाल दो, मुंह पे कपड़ा बांध के, वो भी पीस गया आराम से, तुम्हारा भी काम हो गया। चूना 50 किलो हो गया। सरसों की खली 50 किलो अगर है तो, ऑप्शनल है ये, कंपलसरी नहीं है। 30 किलो गेरू मिट्टी आती है ना लाल वाली। नमक, समुद्री नमक डले वाला, जो पहले हम और आप घर में वही चलता था, आजकल पढ़े लिखे लोग हो गए तो वो आयोडीन बन गया, वरना वो समुद्री नमक डले वाला 25 किलो। सेंधा नमक 4 किलो, फिटकरी 2 किलो। ये 1 एकड़ का मसाला है। इसको मिलाओ और आखिरी जुताई पे फेंक दो। आखिरी जुताई। हाँ, उसके बाद इसमें रूटावेटर कर दो और फिर इसमें पानी चलाओ अपना, जो भी आपने पले के लिए चलाना है। और बस 1 जुताई करने के बाद फिर लगेगा इसमें। अच्छा श्रीमान जी बताएं, मान लीजिए कहीं पर प्रोटीन था, ये मुर्गी वाली खाद मिल जाती तो मुर्गी की खाद एक्चुअली खेती में डालना नहीं चाहिए, डालना नहीं। शास्त्रों के अनुसार। अच्छी बात, ये गलत है, निगेटिव एनर्जी देती है वो। अच्छी बात, फसल तो अच्छी होगी लेकिन जमीन की ताकत खींच लेगी। अच्छी बात। जैसे अगर आप शरीर में ताकत लाना चाहें और आप ताकत के लिए दूध ना पी के शराब का सहयोग करें, तो शराब ताकत तो लाएगी। अभी आप बोलोगे कि यार मुझसे ताकतवर कौन है, लेकिन वो क्षणिक, वो सही नहीं है, संवैधानिक नहीं है, वो गलत है। दूध पिएंगे तो एक्चुअल ताकत आएगी। तो मुर्गी की खाद भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको बेस्ट डिकम्पोजर से पहले डिकम्पोज करना है आपको। खेती करबे काहे ना आज सुनबे तब तब किन जाए बिना सुने कुछ का लिखबे तो जो लिखे ना का करबे, हमार तो लिखे कहे ये खेत की तैयारी है। खाड़ दी। अब ये करना है आपने कब? मार्च के महीने में, मार्च या अप्रैल में। 30 करके डालना है। हाँ, जैसे आपको सुलभता हो, परेशान नहीं होना। लोग किसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, नई नई टेक्निक बता देंगे, इतनी कठिन बता देंगे, किसान बोलेगा यार मैं करता ही नहीं, इसको छोड़ दो। आदमी आसान करना चाहेगा, एक तो वैसे ही ज़िंदगी में समय नहीं है लोगों की, और इतने टमाटर आइटम बता दिए कि वो मसाला बन गया। अब किसान कंफ्यूज है कि यार करूँ तो करूँ कैसे, फूट नहीं रहा, डला नहीं फूट रहा है तो ऐसे ही डाल दो। कुल मिला के खेत में जाना है आपके, भैया आप इधर आ जाओ। कुल मिला के वो आपके खेत में जाना चाहिए। अब इसके बाद आपने बोना है नवरत्न खाद। इसमें कोई भी फसल कर लेना आप,
बिना खाद के हो जाएगी। एक बार फिर से ट्राई करवा दीजिए। ये YouTube में सारा आएगा भाई साहब, और मैं आपको इसके बाद सारा लिखवा दूंगा, सभी को लिखवा दूंगा। अभी आप सिर्फ सुनते जाओ और जागते जाओ, सारे नुस्खे मैं लिखवा दूंगा आपको। ये वीडियो बंद होने के बाद, क्योंकि ये इतना लंबा हो जाएगा ना, ये फिर अपलोड नहीं होगा। हाँ सही। कुट्टी काटने की मशीन में इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर वो कटेगी नहीं। ठीक है, बाद में अगर आप मिलेंगे तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहीं हूँ आपके साथ, आज और कल 2 दिन यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो ये हो गया आपका खेत की तैयारी। उसके साथ में आपने नवरत्न खाद बोनी है। कभी बताया किसी ने नवरत्न खाद के बारे में? 3 दलहन, 3 तिलहन और 3 अन्न वाली फसलें, ये 9 को मिला लो। ये कितनी होनी चाहिए? 1 एकड़ में 15 से 18 किलो। तो आप समझ गए नवरत्न खाद। ये भी मुझसे आप हेडिंग लिखते रहो, जैसे मैंने बोला नवरत्न, तो नवरत्न में क्या क्या, ये मुझसे आप वीडियो के बाद में पूछ लेना। तो 3 दलहन, 3 तिलहन और 3 आपका अन्न वाली फसलें जी, 15 किलो पर एकड़। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इसका रिजल्ट बड़े भयंकर आने वाले हैं भाई साहब। और इसमें तिल आवश्यक है, कंपलसरी है, तिल तो लेना ही लेना है। वैसे भी आपके यहाँ तिल बोते हैं, हमारे यहाँ तो तिल तो वो लोग बोलते हैं होता नहीं। मैं बोला पूरब में जाके देखो सब होता है। तो तिल आवश्यक है, क्योंकि तिल ही कार्बन बनाता है सबसे ज़्यादा। तो तिल की मात्रा जितना हो सके ज़्यादा रखनी है इसमें। 15 किलो में मेरे हिसाब से तो 5 किलो तिल रखो, वो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आया जो मेरे पास आया है। अब ये बोने के बाद 30 से 40 दिन के बाद अपने बुद्धि विवेक से इसकी जुताई कर दो। और जुताई करने के बाद अब इसमें आपने वेस्ट डिकम्पोजर लेके आओ। भारत सरकार बना रही है, फ्री बांट रही है लोगों को ब्लॉक में। नहीं मिले तो हम उपलब्ध करा देंगे, फ्री सेवा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें फ़ोन कर लेना। इसको आपने क्या करना है, 200 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर डाल दो 1 सीसी, 2 किलो गुड़ डाल दो। ये 5 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। और इसको आप खेत में पानी के साथ चलाओ। ये आपके खेत में पुराल, गन्ने की पत्ती, जितनी चीज़ें, हाँ जी, एक बार तैयार कर लिया गया, कितने दिन तक उसको यूज़ किया जाता है? अनंत काल तक कभी खराब नहीं होता वो, ना जीवन में भी खराब नहीं होगा वो। बस उसको ढक के रखो। हाँ, जैसे ही खत्म होगा बढ़ाते जाओ। और जैसे मैंने बना दिया, आपको बांट दो, उनको बांट दो, सबको ज़बरदस्ती बांटो। रिश्तेदार आए, डिकम्पोजर की सीटी पकड़ा दो, ले अपने घर ले जाके बना। इसको पशुओं को पिलाओ रोज़ 200 ml। पशुओं को नहलाओ। पशुओं की सारी बीमारी, खुजली, खाज, उनका ज्ञापन ना होना, उसका सही से मोटापा ना आना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको ज़रूरी है कि पशु आपके बिल्कुल एकदम उनका सब कुछ समझिए कि सारा कुछ चेंज हो जाएगा पशुओं गुड़ का। कितना मिलाना है इसमें? 2 किलो। 200 लीटर इसको पशुओं पर भी प्रयोग करो, फसलों पर भी प्रयोग करो, जबरदस्त इसके रिजल्ट है। अब यहाँ आ गए, खेत की तैयारी हो गई। अब हमने क्या है कि केले का पौधा लगाना है। तो अगर हम केले का पौधा लगा रहे हैं जून के महीने में, तो आपने क्या करना है, अप्रैल में ये तैयारी पूरी हो गई। अप्रैल के महीने में केला कभी भी बेड पे लगाना चाहिए, 4 से 6 इंच ऊंचा। 4 इंच ऊंचा कहाँ पे? जहाँ पे रेतीला जगह है थोड़ा, और 6 इंच ऊंचा वहाँ पे जहाँ पे पानी भरा होता है बरसात में। बेड बनेगा कैसे? पानी बनेगी तकरीबन कोई 1.5 से 2 फीट चौड़ी और 4 से 6 इंच ऊंची। बस जब बारिश पड़ेगी तो 2 इंच नीचे आ जाएगा ये आपका। ठीक है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, पश्चिम की दिशा से और उत्तर की दिशा से, सॉरी दक्षिण की दिशा से, जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे, तो यहाँ पे आपने पौधा लगाना है। निशान लगा दिए, बेड बन गए। बेड कैसे बनाना है? ट्रैक्टर से या किसी भी चीज से लगभग इतना ऊंचा, और तकरीबन जितना तकिया होता है ना डबल बेड के ऊपर तकिया, बस वो ऐसा चाहिए। पाली चाहिए हमें छोटी सी। अब मैं धीरे धीरे आपको बताता चला जाऊंगा। इसकी आवाज़ थोड़ी कम कर देना, आवाज करे वाले कहाँ चला गया? थोड़ी कम कर देना। तो कोई नहीं, फ्लोट हो जाएगा बात करने में। अब आपने इसके ऊपर पौधा लगाना है। अगर हम जून में पौधा ऐसे लगा देंगे तो गर्मी बहुत होती है, और आपने देखा होगा पौधा तो लगा दिया कई बार जोश में आकर के, लेकिन वो पौधा चल ही नहीं पा रहा है। अब किसान परेशान हो गया, मैं फंस गया, मेरा पौधा मर रहा है गर्मी में। तो उससे बचाने के लिए आपने क्या करना है, ढैंचा होता है, ढैंचा, सनई ढैंचा, जैसे यहाँ पे पौधा लगाना है तो मैंने इससे 1.5 फीट इधर और 1.5 फीट इधर एल शेप में, जैसे मैं खड़ा हूँ, अब मेरा हाथ दिख रहा है आपको, यहाँ पे पौधा लगेगा, तो मैंने इधर से एक लाइन ऐसे उंगली से खींचनी बेड के ऊपर, और वहाँ पे दाने गिरा देने ढैंचे के और उसके सनई के। तो 1 महीने बाद जब मेरा पौधा आएगा तो ढैंचा और सनई इतना बड़ा हो जाएगा। अब आपने देखा होगा दोपहर के 12 बजे तक की धूप कभी भी फसलों को नुकसान नहीं देती।
दोपहर के बाद वाली जब लू चलती है 1 बजे के बाद खाना खाने के बाद मई में, तो लू जो चलेगी वो दक्षिण इससे पश्चिम से आएगी और धूप कहाँ से आएगी? दक्षिण से। तो पश्चिम वाली दीवार में जब पौधा आपने लगा दिया, लू को रोक दिया, और दक्षिण वाली ने आपकी छाया कर दी वहाँ पे, तो आप देखोगे कि पौधा 12 बजे के बाद छाया में खड़ा है। और यकीन मानो ताऊ जी, बहुत शानदार पौधा चलता है। इसकी 50 100 वीडियो पड़ी हमारे पास लगे हुए की। आप किसान पाठशाला चैनल खोलिएगा यूट्यूब पे और उसमें देखिएगा ऐसे करके। जब बरसात होगी, पहली बारिश हुई, उसी दिन उखड़वा और पौधे के घर में बिछा दो। पुराल आपकी आप लोग फेंकते हैं इधर उधर, उसको इकट्ठी करके रख लो। जैसे ही पौधा लग गया, कुछ बेड के ऊपर जहाँ पे पौधा लगाया पूरा पुराल बिछा दो। पुराली बिछाने से क्या होगा? जीव जीवत से जीव ना, जीव ही जीव की मदद करता है। उसके नीचे से घास तो नहीं हो जाएगी बंद, और वहाँ पे आप देखोगे तो कुछ दिनों के अंदर ऐसा लगेगा जैसे खुदाई कर दिया हो किसी ने। तो आपको खुरपी चलाने की आवश्यकता है नहीं। पौधा जो आप लोग लगाते हैं, आप लोग क्या करते हैं? पौधा सूखा जमीन है, खुरपी से फटाफट घुसाते चले गए, पीछे से ट्यूबवेल चला दिया, वो गड़बड़ तरीका है। पौधा लगाना है, कोई भी दुनिया का पौधा, कीचड़ बनाना है, पहले पानी भरना है 3 दिन पहले, ताकि उस खेत की जो गैस है वो खत्म हो जाए। 3 दिन के बाद वहाँ पे आपने खुरपी मारनी है और बस थोड़ा पानी डालना है। पानी में क्या डालना है? 200 लीटर पानी, 200 ग्राम सुक्रोज आता है एग्रीकल्चर बेस, जिससे हम लोग लैब में पौधा बनाते हैं। 200 ग्राम वो डाल दो। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मैनकोजेब, आपके फंगिसाइड और डेल्टाशू करके एक वो आता है आपका कीटनाशक, वो ले लो। या फिर आपके ये क्या बोलते हैं उसको, एनिसोप्ले कुछ करके ऑर्गेनिक भी है, वो भी है, ठीक है। वो मिला करके उसका मिश्रण बना आपका। आपने उसको लिया 1 गिलास, वहाँ पे डाला, कीचड़ बनाया। कीचड़ को हटाना है, पौधे को जस्ट छोड़ देना है। जब आप ट्रे में से पौधा निकालते हो केले का, तो आप लोग गड़बड़ करते हो, ऐसे पकड़ के खींचते हो पौधे। तो केला इतना जो पौधा है उसमें 95% पानी होता है। छोटे बच्चे जो आज पैदा हुए हैं ना, उससे भी कोमल होता है ये केले का पत्ता पौधा। आपने अगर इसको जोर से पकड़ लिया तो यहीं से ये कल परसों काला पड़ेगा। इसकी मांसपेशियां मर गई, भिज गई, नाली फट गई, और ये यहीं से टूट जाएगा। इसको यहाँ से पकड़ के खींचना नहीं है, ट्रे को हल्के से फाड़ना है, और बहुत मामूली से अंदर से नीचे से ऐसे उंगली घुसानी है, तो ये अपने आप आ जाता है ऊपर। और बस इसको रखना है, कीचड़ हटाना, इसको रखो, कीचड़ को वापस से छोड़ दो, तो ये जड़ें ऐसे फैलेंगे एकदम शट देनी 24 घंटे के अंदर। इसको दबाना नहीं, ठोकना नहीं। और फिर पौधा लगाने के बाद पीछे से पानी चला दो। अगले दिन 200 लीटर पानी, 40 किलो गोबर, 4 किलो गुड़ और पानी, इसको मिलाओ और पौधे के सीधा नीचे तने पे, जैसे ये पौधा है, ये पत्तियां हैं, तो ये जमीन से निकला तना यहाँ पे देना है इसकी जड़ में। जो गोबर आप बताते हैं कच्चा गोबर, कच्चा ताजा वो, हाँ, उसमें वेल्टी कंपोस्ट डाल दो 1 बाल्टी, तो ये मज़ेदार एक सोल्यूशन बन जाता है ठंडा, जैसे हमारे लिए दही और मट्ठा। उसको मिला दो, इसके अंदर डाल दो। इसके बाद फिर हमारा शेड्यूल शुरू हो जाता है, 7वें दिन क्या देना है, 12वें दिन क्या देना है, 15वें दिन क्या देना है, ऐसे करके। ये तो हो गया केले का एक ये देने का तरीका। अब बात आती है कि हमने पानी कैसे देना है। भाई हमारे पास ड्रिप नहीं है। अब सब लोग कहते हैं जी ड्रिप पे खेती करो, ड्रिप पे खेती करो। अब एक आम आदमी है जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, वो बेचारा गरीब ड्रिप लगा के पहले घर में रोटी लेके आया थे, और उसके ड्रिप पे सिलेंडर निकाल के ले जाएंगे कोई दबंग आदमी। अगर उनको पानी नहीं दिया तो कुछ नहीं है तो बियर पियेंगे और लात मार देंगे, तोड़ जाएंगे उसका बेचारे का। ऐसे भी होता है ना। हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि ड्रिप जैसा पानी फ्लड में कैसे दें, पानी बचे, समय बचे और पौधा भागे। अब आपने पौधे लगा दिए। हमने पौधा कैसे लगाए हैं? 6 इंच ऊंचे बेड पे। आप अगर ध्यान से देखोगे तो पौधे मेड़ पे खड़े हैं। एक मेड़ से दूसरी मेड़ के बीच में क्या बन गई है? नाली। अब इसको 70-30 करना है हमें, मतलब 70% जगह। एक्चुअली वो जो खेत है वो केले के लिए है, लेकिन वो हमने अपने लिए बना दिया। मैं इसमें ट्रैक्टर चलाऊंगा, मैं इसमें खुद घूमूंगा, पौधे को मैं जगह दूंगा इतनी सी और खुद में घूमूंगा इतनी जगह में। ऐसे तो हो रहा है। तो हमने पौधे को देना है 70% जगह, वो उसका घर है, हमारा घर नहीं है, और अपने लिए रखना है 30% जगह। तो आपकी जो पुराली है, गन्ने की पत्तियां हैं या कुछ भी बायोमास है, वो पौधे से 1.5 फीट इधर और 1.5 फीट इधर बिछा दो पूरा बढ़िया करके। इससे फायदा मैंने बताया था, तो खरपतवार नहीं आएंगे आपके, आएंगे भी तो ना के बराबर आएंगे।
एक दो बार खुरपी चलेगी तो जय हिंद हो जाएगा उनका, तीसरी बार आएंगे नहीं और खरपतवार उखाड़ के वहीं पर रख दो। अब बीच में आपकी जगह कितनी बची? जो दूरी हमने लगाते हैं 5 बाई 7, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 8, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9 फीट, तो ये तो 5 ही रहेगी। 5 रहने का कारण ये है कि धूप ज़्यादा एकदम से अंदर ना आए। यूपी में ठंडी गर्मी दोनों ज़्यादा है, ये चौड़ा कर दिया तो ज़्यादा धूप गिरेगी, ज़्यादा ठंडी गिरेगी, लपड़े में आ जाएगा पौधा। तो ये 5 फीट में 1.5 फीट तो इधर आपके कचरा आ गया, 1.5 फीट इधर कचरा आ गया, जगह कितनी बची बीच में? 2 फीट। 2 फीट मतलब जितना मैं हूँ लगभग मेरे कंधे, तो इतनी जगह में चल फिर करो ना, तो आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो टूटी नहीं, वरना आप हर बार पौधे की जड़ में पैर रख कर निकलोगे और बार बार जड़ों को तोड़ोगे। अब जड़ों के नीचे क्या है, अगर उठा के देखोगे पुराली को, पूरा केंचुओं ने वहाँ पे ऐसे खुदाई कर रखा होगा। आप देखना कभी ध्यान से ऐसे करके, आपने देखा भी होगा पुराल के नीचे ऐसे खुदा हुआ जमीन निकलता है, तो वहाँ पे जीवाणु अपना काम कर रहा है। अच्छा, मल्चिंग का एक कारण और है करने का, ये जो भी जीवाणु भोजन देते हैं पौधे को, ये सूर्य की रोशनी में नहीं देते, ये रात को देते हैं। अब जब मल्चिंग हो गई तो रात हो गई, उनको लगा अंधेरा हो गया, वो दिन में भी देंगे रात को भी देंगे, तो पौधा डबल स्पीड से भागता है मल्चिंग करने से, ये कारण है। और ये जितना भी है इसको 6 महीने में खा पी के मिट्टी में मिला देंगे वो, तो आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ी। तीसरा, जितना ज़्यादा कल्टीवेशन करोगे आपके खेत का कार्बन कम होगा, ताकत कम होगी, तो कल्टीवेशन कम से कम करना है। कल्टीवेशन मतलब जुताई बुआई, आपका पैसा बच रहा है ना, मेहनत बच रही है, और क्या चाहिए? नहीं तो केले में रोज ट्रैक्टर लेके घूमते हो, यही तो कॉस्ट बढ़ रही है आपकी, अभी तो 150 रुपये पहुँच रहा है। तो ये आपने क्या करना है, इस तरीके से कर दिया, मल्चिंग हो गई। अब 2 फीट की जगह में आपने चलना फिरना है। पानी कैसे देना है? आज पानी इधर देना है, तो इधर जो हमने पानी दिया तो ये 7-7 फीट पे पौधे लगे ना, तो इधर जब बीच में पानी दिया, आप समझ पाना, दिमाग में इल्यूजन कर पाना, जैसे मैं बता रहा हूँ, 5-5 फीट पे हमारे बेड बन गए और हमने पौधा लगा दिया। अब बीच में हमारी नालियाँ रह गई, तो हमने जब एक नाली में पानी दिया तो इधर इस पौधे के, ये बेड पे पौधा है, इधर वाली जड़ों को पानी लगा, इधर वाली जड़ों को पानी लगा, तो इस आधे पौधे को पानी लग गया। देसी भाषा में अगर बात करें तो पौधे को भोजन उठाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो आपका पानी, दूसरा सूर्य की रोशनी, और तीसरा हवा। तो सूर्य की रोशनी और हवा तो है, सॉरी पानी तो है, जब हम पानी देते हैं इसको खूब दबा के दोनों तरफ से भर के, लेकिन हवा नहीं मिलती। अब वो हवा के लिए 70% पानी सूख के जब तक उड़ नहीं जाता तब तक का इंतजार करता है पौधा, तब तक का इंतजार करता है जब तक 70% पानी उड़ ना जाए। वो पानी उड़ने में किसी की रेतीली ज़मीन है तो 4 दिन लगते हैं, किसी की पक्की ज़मीन है तो 8 दिन लगते हैं। अब आपने देखा होगा पानी भरने के बाद भी पौधा चल रहा है, तो उसने जो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए आगे फल देने के लिए संचित किया था अपने पेट में, आपने जो भोजन दिया था खा के, अभी वो 5 दिन जड़ों से भोजन तो उठा नहीं सकता, तो 5 दिन जो उसके पास ऑलरेडी स्टॉक में है वो उसी को खा रहा है, और यही फल देने वाला है जो स्टॉक है। अब ये स्टॉक रेगुलर चले तो आपने क्या करना है कि वो अपना ना छुए, आप उसको दे रहे हो जो वो ले ले, तो ये पानी को ओडी देना है, इधर दिया इधर नहीं देना है। जैसे इधर की जड़ों को पानी लगा तो इधर की जड़ें कैसी है, सूखी, इधर से उसने पानी पिया, इधर से ली हवा, आसमान ऊपर खुला, आज ही भोजन उठाना शुरू कर देगा। कितने दिन बचे? कम से कम 5 दिन बचे आपके। अब 1 साल में कम से कम 23 से 25 पानी दे देते हो आप लोग लगभग, और 25 पंजे 125, 125 का मतलब है 4 महीने तो आपका केला बढ़ा ही नहीं, 4 महीना केला नहीं बढ़ा, तो ये 4 महीने कम हो जाएंगे। लोग मुझसे पूछते हैं 11 महीने में केला कैसे कटवा दिया यूपी में, ऐसे कटवा दिया मैंने, 4 महीने कम कर दिए। वही कम क्यों नहीं बताओगी, ये तो सिंपल सा लॉजिक है, पढ़ाई की बात है, इसमें तो कोई ऐसा भी नहीं कि जादू बता दिया हूँ मैंने। फिर पानी 5 दिन तक तो वो लेगा ही नहीं भोजन, सीधी सी बात है। बादशाह कंडीशन में पौधा भोजन लेता है, बादशाह कंडीशन आने में 5 दिन लगेंगे। ऐसा क्या होगा मैं आज ही बादशाह कंडीशन दे दूँ तो एक तरफ पानी दो इधर छोड़ दो, इधर पानी दो इधर छोड़ दो, इससे 2 फायदे, एक तो पानी कम लगा, 1 एकड़ में तो आधे मीटर तो पानी दिया आपने, अगली बार इधर पानी देना है, इसमें नहीं देना है। अब समझ गए ना, एक बार सेटिंग कर दो बस, शुरू में इधर के नाम दे बंद कर दो, एक खोलते चले जाओ, पानी खोल दो जाके बंद, अगले ऐसे बस अल्टरनेटिव चलते रहो। दूसरा, आप लोग जो खाद देते हो
या तो पानी के पहले देते हो या बाद में। वो इतने इतने पानी में कई बार गिर भी जाते हो बाल्टी लेके कीचड़ में। तो जो सूखी वाली नाली है उसमें चल के आराम से खाद डाल दो दूसरी तरफ जिधर पानी आ गया। दिन में पानी दे दिया, शाम को गए आराम से और मजे के साथ पानी तो खड़ा हुआ 2 घंटे में सूख गया। अब वहाँ पे खाद दे दो मल्चिंग के नीचे, मल्चिंग उठाओ नीचे खाद सॉलिड। उसी दिन पौधा भोजन लेना शुरू कर देगा। उस दिन हवा भी मिल गई, भोजन भी मिल गया, पानी भी मिल गया, सब मिल गया। पुरान तो ताऊ जी दराती ले लो, नीचे पुराने डालो, उठाओ फिर दो अंदर, आपका खाद भी नहीं सूख गया। हैं पुरान क्या चीज? खाद तो पौधे से 6 इंच दूर ही डालना है कभी भी जिंदगी में। उसके अंदर उसकी खाने वाली जड़ होती ही नहीं है। जैसे आप मुझे रसगुल्ला खाने के बाद खिलाओगे तो मैं खा नहीं लूँगा, मेरे मुंह के पास ही लाना पड़ेगा। तो पौधे की जो जड़ें हैं वो 6 इंच दूर शुरू होती हैं खाना खाने वाली। हम क्या करते हैं, जहाँ पे तना है ना, ये इसकी जड़ में रखते हैं। मैंने लोगों को देखा मुट्ठी भर के, वो किसी काम का नहीं, इसीलिए तुम्हारा केला निकलता नहीं है, इसीलिए केला होता नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पौधे से 6 इंच दूर ही खाना देना है। इसकी जो खाने वाली जड़ें हैं 6 इंच से लेके 27 इंच तक काम करती है। इसीलिए बेड हमने 27 इंच का बनवाया आपका, ताकि जड़ें कंफर्टेबल रहें, बाकी आप बाहर जोड़ दो। तो ये हो गया पानी का सिस्टम, समझ में आया। और इवन देना है अल्टरनेटिव, करके देखो मजा आ जाएगा जिंदगी में। बोलोगे यार बच्चा आया था कुछ सिखा के गया अच्छी चीज़ें। इसके बाद अब बात आती है खाद देने वाली, कि भाई खाद पानी कैसे दें। तो जैसे जो भी आदमी आपको एग्रोनॉमिस्ट बता रहा है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो, उसके तरीके से दो। लेकिन 2-3 चीज़ों को इसमें शामिल करो। जैसे कोई कुछ भी कहे, आपने महीने या 15 दिन या 45 दिन या 50 दिन में एक बार 200 लीटर पानी, 20 किलो सरसों की खली, 5 किलो समुद्री नमक, 2.5 किलो चूना, इसको मिला लो, ड्रम में घोल दो। 5 दिन के बाद 1 एकड़ खेत में छोड़ दो। और केले में है तो गिलास से भर के 1 गिलास हर पौधे में 200-200 ml दे दो। ना 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 समुद्री नमक, अरे ऐसी आदमी हो समुद्री नमक, घेरा नमक, जो हम पहले से हमारे भारत की पहचान है। तो रासायनिक खाद न डाली जाए, रासायनिक खाद न डाली जाए। रासायनिक खाद को कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको। दोनों रास्ते हैं। केले को आप पहले साल ऑर्गेनिक पे नहीं कर सकते। एक बार रिपीट कर दें क्या क्या? 200 लीटर पानी, उसके अंदर 20 किलो सरसों की, पहले डालना है 2.5 किलो चूना बिना बुझा, 1 घंटा उसको बुझने दो। उसके बाद उसमें नमक डाल दो 5 किलो। उसके बाद उसके अंदर 20 किलो, 1 एकड़ की डोज है। ये किसी भी फसल में चलाओ, गेहूं में दो इस बार, कोई रासायनिक खाद मत डालना। फिर देखो कमाल क्या होता है, भयंकर बवाल हो जाएगा। और एक चीज और चलानी है, कंडे होते कंडे, 15 कंडे ले लो उपले, पानी में डुबो दो। उसके अंदर 400 ग्राम नमक सादा वाला, 400 ग्राम सेंधा नमक और 100 ग्राम फिटकरी या 200 ग्राम फिटकरी, ये डाल के 4 दिन छोड़ दो। उपले वापस निकाल लो, सूखने के लिए रख दो अपने घर में, घरवाली भी नहीं लड़ेगी। और इसको पानी के साथ चला दो या स्प्रे कर दो। उसके बाद देखो कमाल, ये 2 चीज़ों से तुम्हारा गेहूं तो हो ही जाएगा और धान, और सरसों हो जाएगी, चना मटर हो जाएगा। केले की बात नहीं कर रहा हूँ। इतनी चीज़ें अल्टरनेटिव करके चलाते रहो। गेहूं में इसको सरसों की खली को 3 बार दे देना, और ये जो कंडे वाला है ये 3 बार चला देना, पानी के साथ ही चला दो। गंगा नहा जाओगे, बिजनौर आओगे धन्यवाद बोलने के लिए कि भैया जादू बता गए तुम। तो इस पर कहाँ जाना है लेने के लिए, कहीं नहीं जाना। 400 रुपये में काम हो जाएगा 1 एकड़ का। अभी तक आपको शीशे बेचने वाले हैं ना, मेरे जैसे आए नहीं जगाने वाले। ये 2 चीज़ करनी है कंपलसरी, चाहे रासायनिक करो या कुछ भी करो, इनको आपने करते रहना है कंपलसरी। अब बात आती है कि रासायनिक खाद जो हम डाल रहे हैं, गड़बड़ क्या हो रही है? सर जी ये जो आपने बताया 2.5 किलो चूना जी, 5 किलो नमक जी, 20 केजी खली जी, और तो इसके अलावा और आपने एक चीज और क्या उपले नहीं होते, उपले कंडे, इसमें उपले पड़ेंगे तो उसकी उसकी नहीं बात पड़ेगी, वो दूसरी चीज़ है। मैं केले की बात कर रहा हूँ। केले का तो मैं बताने जा रहा हूँ, ये तो किसी भी फसल में चला हुआ, जरूरी नहीं है सब केले वाले होंगे, इनमें धान वाले भी उपले हैं। कंडे वाला क्या क्या है? कंडे वाले में 15-20 कंडे ले लो उपले, 200 लीटर पानी में डुबो दो उनको, 3-4 दिन तक पड़े रहने दो। उसी समय उनके अंदर 400 ग्राम मोटा वाला नमक और 400 ग्राम सेंधा नमक व्रत में जो खाते हैं, और 200 ग्राम फिटकरी भी डाल दो।
अब बाद में इनको घोलो और पानी के साथ जाने दो खेत में। उसके बाद जो होगा खुद ही बताना वीडियो बना करके, राहुल भैया राम राम, ये किया था, ये हो गया। ऐसे बताते हैं किसान, भैया जादू हो गया ना, जादू हमने नहीं किया है, ये शास्त्रों में हमारे, हमें पता ही नहीं है। अग्निहोत्र हवन किया करो, सूर्यास्त तो सूर्योदय के समय में फिर देखो क्या चमत्कार होता है। हमारा देखो 40 साल की उम्र, रंग लाल एकदम गाजर की तरह। तो दुनिया भर का घाट घाट का पानी पी के आए फौज में, सही से पानी भी नहीं मिलता था ढंग का पीने का। एक टंकी में से इजी कितना डाला जाए जो आपने बताया? ये ताऊ जी 200 लीटर का है, 1 एकड़ का है। आधे को चला दो, आधे को पानी मिला के स्प्रे कर दो। ये हो गया। अब आगे बढ़े, टॉपिक बहुत लंबा है। आप मेरे से बाद में पूछ लेना, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, इधर ही हूँ, पीपल के नीचे बैठने वाला मरने वाला, इधर ही बैठना सब। केले फोकस रखिए, कहे सब केले के। हाँ हाँ, केले पे यार नहीं अदर भी बताते रहिए। नहीं, धीरे धीरे लेके आए ना, वैसे भी होंगे जिन पर केला तो अगले साल लगाएंगे। बेचारे के पास अभी धान गेहूँ खड़ा है, सरसों खड़ी है, तो सुनेगा तो घर जाके कम से कम सरसों में चलाएगा तो रिजल्ट आएगा। तो केले के लिए कंफर्म हो जाएगा कि मुझे केले में भी देना है। अब ये आपका यहाँ हुआ, उसके बाद अभी तो केले का टॉपिक शुरू का हुआ है। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ आप लोगों को, केले पर तो मैं आया नहीं अभी। केले का पौधा कैसे बनता है, कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, क्यों लेना है, क्या पूछ रहे हैं सामने वाले, तो वो सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक बेसिक खेती के जो मैंने सीखा वो चीज़ें सिखा रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा पता हो तो मुझे बताओ, मैं और जगह जाके बताऊँगा। ये भी मैं जो बोल रहा हूँ किसी का पता है वो बता रहा हूँ। मैं तो कोई ब्रह्मांड से ऐसा कोई ज्ञानी नहीं हूँ कि सिद्धि लेके मैं सीख गया। सीखते सीखते ही सीखा हूँ, पर मुझे बोलना आता है, आप लोगों को बोलना सिखा रहा हूँ। जो मैं सिखा रहा हूँ ये 50 लोगों को सिखाओ, ये गुरु दक्षिणा है। अब साहब ये अपने ये यहाँ तक हो गए। अब खाद हम जो देते हैं केले में या किसी भी फसल में, तो हम लोग क्या करते हैं, यूरिया DAP पोटाश लाए, बोरी खोला और खेत में फेंक दिया। अब हम आपके पास यहाँ पे आए सुल्तानपुर में, ये अयोध्या प्रक्षेत्र, इसमें आपने अभी हम उनके घर गए थे तो उन्होंने हमें चाय पिलाई, साथ में मिठाई भी थी, और वो था क्या बनता है वो मूंगफली वगैरह बनाते हैं अपने, जो भी बोलते हैं उसको, नमकीन टाइप का। वैसा क्यों दिया हमें बता देते तो वो भैंस खड़ी है, ये नल है, ये चीनी पकड़ो, ये चाय पत्ती लो और ये चाय पी लो। मतलब आप जब अपने घर पे खाना लेके आते हैं बाजार से, तो क्या वो ऐसे ही खा लेते हैं सीधा, क्या उसको बनाते हैं पहले? क्यों बनाना पड़ता है? उड़द लाए, चावल लाए, वो ऐसे ही क्यों नहीं खाते? सूखे नमक खा लिया एकदम, ऊपर से पानी डाल दिया मुंह में और खा जाओ। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी आंत, हमारा सिस्टम खत्म हो जाएगा और हम धीरे धीरे पाचन शक्ति खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। हम कौन है? जमीन। तो ये भोजन जो आप लेके आ रहे हो डायरेक्ट खा लो, ये कौन है? रासायनिक खाद। समझ रहे हो? कहा समझा, आप रासायनिक खाद लाए और सीधा मुंह में डाल दिया। पचा नहीं पा रही जमीन, उसको पचाने के लिए बनी नहीं है, लेकिन वो बोल नहीं सकती। गूंगे आदमी को कच्चे चावल खिलाया जा रहा हो, उड़द खिलाया जा रहा हो, खा रहा बेचारा, वो मर जाएगा। जैसे अगर मैं आपके घर आया और आपने मुझे कच्चे उड़द और चावल दे दिए तो मैं मुंह में तो डाल दूंगा सरल के मारे, लेकिन आप जैसे इधर उधर जाओगे तो तुरंत निकाल दूंगा देख के, खा लिया हाँ खा लिया। ऐसी जमीन करती है। आप जो खाद देते हो सभी को पता है 80% तो लेती नहीं है। कभी सोचा 80% तो नहीं लेती? जबरदस्ती कर रहे हैं आप उसके साथ। समझ में आ रही है जो बोल रहा हूँ? रासायनिक खाद को भी डायरेक्ट नहीं देते, जैसे आप खुद के लिए भोजन बना के खाते हो, खेत को भी बना के ही देना है। और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, इसमें सरकार का कोई मतलब नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं किसी। हम किसान हैं, हमें आपस में एक दूसरे को बनवाना, हमें किसी को, व्यापारी को, किसी सरकार को, किसी प्रधान को, किसी को गाली देने की जरूरत नहीं। हमें खुद जागना है। तो हमने क्या करना है, जो भी रासायनिक खाद लेके आओ उसकी बॉन्ड को तोड़ना है। अच्छा ये नुकसान कैसे देता है? चलो हमें तो समझ में आ गया कि कच्चा चावल नुकसान देगा, खाद कैसे नुकसान देगा। जब आप DAP का एक दाना खेत में डालते हैं तो इसके दाने के टूटने का एक नियम है, जब भी इसको नमी मिलेगी और बायोमास मिलेगा तो इसके अंदर एक रासायनिक क्रिया शुरू हो जाएगी। ये बॉन्ड करके दिया जाता है खाद। बॉन्ड समझते हैं आप? जैसे कॉफी देते, कॉफी दुकान पे कॉफी खाया कभी? दुकान पे जो कॉफी मिलता है बच्चे खाते हैं और रैपर के अंदर आती है ना,
ऐसी कंपनीज को बॉन्ड करती है केमिकल के साथ, डाई अमोनियम फॉस्फेट को, ताकि ये उड़ ना जाए खेत में जाने से पहले। नुकसान क्या देता है? ये डाई अमोनियम फॉस्फेट नुकसान नहीं देता है, डीएपी नुकसान नहीं दे रहा है। डीएपी को जिस केमिकल में बांध के दे रहे हैं वो नुकसान दे रहा है। जैसे बादाम के ऊपर पन्नी चढ़ा के देते तो बादाम नुकसान थोड़ी देगा, वो पन्नी नुकसान दे रही जो बादाम के साथ खा रहे हैं। हमें क्या होना चाहिए? वो बादाम के ऊपर से पन्नी हटानी है, पन्नी एक तरफ रखनी, बादाम अंदर से खाना है। ऐसे खाते हैं दुकान पे मिठाई भी आती है, वो नीचे कागज लगा के देते हैं, तो कागज अलग नहीं, कागज के साथ क्यों नहीं खाते? ये हमें फसलों में भी करना है। अब वो जब दाना जमीन में गया तो आपने देखा होगा जहाँ पे डीएपी यूरिया दिया वहाँ पे सफेद सफेद हो जाती है जमीन, है नहीं? और एक चीज और देखी होगी, खाद देने के बाद जमीन नीचे वाले पीले पत्ते पीले पड़ जाते पत्ते, और 5 दिन तक फसल दबी रहती है, 6ठे दिन उठान मारती है। अब ये हो क्या रहा है? आपको मैं 4 कदम आगे लेके जाऊंगा, 2 कदम पीछे खींचूंगा, 4 कदम आगे लेके जाऊंगा, 2 कदम पीछे खींचूंगा, ऐसे हम फसल के साथ करते हैं। ये दाना गया जमीन में, इसमें से तेजाब निकला, उसने जड़ों को जलाया, इसमें से गैस निकली, तो ये जो पत्ता ऊपर से लेता है ना, स्प्रे करते हैं, ये नीचे से भी लेता है, सूंघता है। तो जब वो तेजाब निकला और पत्ते का ये पत्ता है ऊपर का, ये नीचे का हिस्सा, तो तेजाब यहाँ पे टच हुआ, तो इसके जो रोम छिद्र है यहाँ से उसने सांस लिया। पौधे भी तो सांस लेते हैं, सांस लिया तो कहाँ गया? सिस्टम में गया। नीचे से तेजाब, ऊपर से गैस, तो ये पौधा आपको क्या लगेगा? अच्छा चलेगा? उसी प्रक्रिया में ये पौधा भोजन उठाना बंद कर देता है, क्योंकि उसके मुंह जल गए, हाथ जल गए। तो वो खाना आपका, अगर मैं रसगुल्ले से हाथ मुंह जला दूं तो रसमलाई खाओगे? थोड़ा यार हाथ मुंह जल गए, छोड़ के दे रसमलाई। तो पौधा भी 20% खा पाता है, 80% को वहीं छोड़ देता है। हम ऐसा क्या करें कि उसको बना बनाया भोजन दें, फर्स्ट क्लास। भूख मार के बच्चे को खिलाते ना कि ले बेटा आकर, बच्चा खा लेता है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं समझाने, भाषा की प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। अब आपने क्या करना है? यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट और जिंक, इनको तो एक तरफ लेना है। इनको हमेशा कैसे देना है? जितने ये हैं इतना ही बराबर मात्रा में मिट्टी लेनी सूखी, और उसमें मिला करके बोरी में वापस से बंद करके गांठ मारो, 24 घंटे छोड़ दो, अगले दिन जाओ खेत में फेंक दो। इसका जहर लगभग रेसिड्यू फ्री हो गई। रेसिड्यू का मतलब होता है जहर फ्री, मतलब मुक्त। अब जमीन को नुकसान नहीं दे, पहली बात। लेकिन मात्रा तुरंत आधी कर देनी है। अगर आप 50 किलो दे रहे हो तो 25 किलो दो, क्योंकि ये 50 हो गई है मिट्टी में मिलकर। मैं अकेला आया था ना, लेकिन यहाँ मिलकर किसान पाठशाला के कितने आदमी हो गए? 40। अब मैं अकेला नहीं हूँ, आपको मुझे मारने आएगा तो मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब लोग मेरे साथ हो। तो ये यूरिया अब 25 किलो नहीं रहा, इसने अपने जुबानों को उनसे भी दोस्ती करके मिट्टी को भी यूरिया बना दिया। अब ये 50 किलो हो गए। ये करे हुई बातें हैं, मैं हवा में बकवास करने नहीं आया कि लाखों लोग कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे, तो आप लोगों को थोड़ा सा बताने आया हूँ। करो, फिर देखो नहीं मजा आया तो पैसे नगद दूंगा, मेरे से ले लेना कि यूरिया के पैसे दे दे भाई, हमें मजा नहीं आया तुम्हारा काम करने से, ठीक है? और इनमें से आप में से 20 बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं हमारे साथ। अब डीएपी, पोटास, मैग्नीशियम सल्फेट, इन सब चीज़ों को जितनी भी है इनको कैसे देना है? जितना ये है उससे 3 गुना सड़ी हुई गोबर की खाद, क्या मुर्गी की खाद आप बोल रहे थे, उसको बैटरी कंपोजर से ठंडा कर दो 2 महीने कम से कम, वो बहुत गर्म होती है, जमीन के जीवाणु को आती है, उसमें मिलाओ। और कुछ भी ना मिले तो खेत की मिट्टी ले लो भाई। किसी कोई बेचारा ऐसा भी गरीब होगा उसके घर भैंस ही नहीं है, गाय भी नहीं, भैंस भी 90,000 की आ रही है और गाय भी 30,000 से कम की तो है ही नहीं। हाँ, तो आप कुछ मत कर लो, मिट्टी ले लो, आपके खेत की मिट्टी, खेत की मिट्टी ले लो। कितनी? 3 गुना। कहते 50 किलो डीएपी तो 1.5 मिट्टी के खराब हो गए, तो मिट्टी का अंदाजा हो जाता है 1 बोरी बराबर मिट्टी। गोबर 30 किलो आता है 1 यूरिया के कट्टे में, ऊपर से खुला कट्टा भरो, उसका मुंह पकड़ोगे तो 30 से 35 किलो आएगा, मेरा नापा हुआ। तो आपने 3 गुना गोबर की खाद दे देनी है सड़ी हुई, उसमें आपने इस पूरे रासायनिक खाद को मिला के और नीचे पॉलीथीन बिछानी है, उसके ऊपर डाल के ऊपर से पन्नी से बिल्कुल ऐसे ढक देना है कि 8 दिन तक हवा ना लगे इसमें, भट्टी बना के। अब ये रसोई है, जैसे ताई के घर में बनाते हैं कुकर में सिच्ची लगा के, अब इसमें सिच्ची लग रही है। अब जो इसकी बाउंडेशन टूटेगी, बॉन्ड जो लड़ाई होगी वो गोबर के जीवाणु के साथ शुरू होगी। और गोबर के जीवाणु ऐसे होते हैं कि वो हमेशा, देखो सीधी सी बात है, सच जो है वो कभी छिपता नहीं। तो गोबर क्या है? वो सच है, वो प्रकृति के लिए एक्चुअल भोजन है पौधे का।
तो गोबर के जीवाणु 8 दिन में इस डीएपी के जीवाणु को फेल देंगे, खत्म कर देंगे और पूरी डीएपी को अपने आप बना लेंगे। अब ये हो गया 4 बोरी डीएपी, 1 बोरी डीएपी। तो इसलिए डीएपी कितना लेना है? आधा। अब 8 दिन के बाद जब आप इसे देखोगे तो आपको एक अंदर से अनुभूति आएगी बड़ी अच्छी वाली। और खेत में जब डालोगे तो फायदे क्या होंगे? अगर आप डायरेक्ट डीएपी डालोगे तो 20 दिन के बाद उठाएगा, 80% फिक्स होगा। इसको आज देंगे आज ही उठाएगा अगर पानी है तो। इसको अगर आपने आज दिया तो आज ही 3 दिन में आपको पता चल जाएगा। और आप ऐसे जब करोगे तो बच्चे खुश होते हैं खेलते। और मुझे फोन लगाओगे कि यार गजब हो गया भाई, क्या जादू बताया तुम, मजा आ गया। मतलब ऐसा कलर नहीं देखा कभी फसल का, क्योंकि वो बना बनाया भोजन दिया आपने उसको, आज दिया आज। और जमीन खराब नहीं होगी जिंदगी में, और हर साल कार्बन बढ़ेगा जमीन का। अब इसको आपने हर 6 महीने पे कम करते जाना है। 25 किलो से 20 पे आना है, 20 किलो से 18 पे आना है। 2 साल में मैं आपको ऑर्गेनिक पे ला के खड़ा कर दूँगा। मैंने कुछ लिया क्या? गोबर मेरे घर का नहीं, मिट्टी मेरे घर की नहीं, डीएपी मेरे घर का नहीं। आपको तरीके बता के जा रहा हूँ, करना है तो बहती गंगा है, जिसका मन करे वो जो करे। इस तरीके से आपने रासायनिक खाद को देना है। समझ में आ गया सभी की? चाहे बिखेर के दो, चाहे जड़ में दो, चाहे केले में दो, चाहे टमाटर में दो, चाहे मटर में दो, ऐसे ही देना है। इसके अलावा कोई सात्विक तरीका इस दुनिया में है नहीं इस जहर को देने का। और बिना जहर के आप सोचो मैं पहले साल ऑर्गेनिक का मंत्र मार के ऑर्गेनिक पे आ जाऊँ, पॉसिबल नहीं है, लपेटे में आ जाओगे। और दूसरे साल केले में आपका खर्चा ही नहीं होगा। 2 ये बार रेसिड्यू खाद दोगे, 2 बार सरसों की खल दोगे, केला बोलेगा जय श्री राम, खत्म कहानी। हम तो कर रहे हैं इसी तरीके से। डीएपी के बारे में कहते हैं कि वो जो है उसको डालने के बाद में उसकी जो है मिट्टी में मिलाना जरूरी है, अदरवाइज जड़ें ले नहीं पाती। समझ लो बात हम क्या कह रहे हैं, ये वही इसलिए बोल रहे हैं। अगर कोई भी खाद को अगर मिट्टी में नहीं मिलाओगे, इस तरीके से वैसे भी हाँ कोई जरूरत ही नहीं मिट्टी मिलाने की। और ये धीरे धीरे खाएगा। जब गोबर में होगा ना तो धीरे धीरे लीचिंग होगा, नीचे मल्चिंग के नीचे डालो, आराम से पौधे को खाने को खा भैया आराम के साथ। और ये हर पानी पे खाद देना सीख लो आप लोग, चाहे इतना सा दो। सुबह आप मेरे को नाश्ता करा दो कि आप यहाँ इतनी दूर आए हो, लो 15-20 पूरी पराठे खाओ, लेकिन कल तक खाना नहीं मांगना। तो जितना भी खा लें, हमें 3-4 बजे भूख लग जाएगी, हम देखेंगे यार कैसा काम है यार, खाना भी नहीं दिया, 4 बज गए तो एक ही बार खिलाते रहो। वैसे हम फसल के साथ कर रहे हैं। हर पानी मतलब खाना, तो उसको हर पानी के साथ दो। अगर मैं आपको 1 किलो बादाम दूं और कहूँ ताऊ जी एक ही दिन खाओ, क्या 1 किलो बादाम 1 महीने में रोज रोज खिलाऊं तो कौन सा ताकतवर रहेगा? महीने वाला। तो अपने शरीर से जोड़ लो ना, अपने शरीर से जोड़ लो उसको। जो आपका पौधे हैं, प्रकृति हम अलग नहीं है, हमने खुद को अलग बना दिया। ये मनुष्य अलग है, ये प्रकृति अलग है, हम सब सेम है, दोनों परस्पर है। इसको पेश कर दो थोड़ा, एक मिनट फ्लो टूट जाता है बात करने। तो ये तो हो गया खाद देने का तरीका। इसमें आपको किसी को कोई संशय? गोबर की खाद, शुगर मिल की मैली, या आपकी बकरी की खाद, या आपका ये वर्मी कंपोस्ट नहीं मिले तो खेत की मिट्टी। लेकिन ताऊ जी देना ऐसे ही है जैसे मैंने बताया। ये घोल के सर, जो घोल के खाद डाली जाती है फास्फोरिक एसिड के साथ आप जी हाँ, वो भी सेम रेसिड्यू फ्री है। जो फास्फोरिक एसिड के साथ घोलते हैं, फास्फोरिक एसिड से ही ये बनता है फास्फोरस। ये बॉन्डिंग को तोड़ देता है और क्या करता है, बस बॉन्डिंग तोड़ रहा है वो इमीडिएट। ये गरीब किसान का एक संतुलित तरीका है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसको कोई भी कर सकता है। फास्फोरिक एसिड बोलूंगा तो 100 में से 2 ही लाएंगे। इसको कोई भी कर लेगा, गोबर हर जगह मिलेगा, नहीं तो मिट्टी तो हर किसी के खेत में है। तो वो फास्फोरिक एसिड वाला वो तो जबरदस्त चीज है, लेकिन वो भविष्य नहीं है। भविष्य ये है, हमने इसको धीरे 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 कम करना है। और ये ज़्यादा कारगर तरीका है। वो इंस्टेंट वाला है, जैसे ठंडी आ गई, अब क्या करोगे? अब फास्फोरिक एसिड लेना पड़ेगा। अगर आप खिलाफ जा रहे हो कुदरत के, जैसे हमारा क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, तो हमें पाले से बचाना है, पौधों को एकदम भगाना है, तो फास्फोरिक एसिड के साथ ड्रिंचिंग लेनी पड़ेगी। वो परिस्थिति के अनुसार है, लेकिन सूत्र ये है। हम जाएंगे ट्रेन से, लेकिन राजधानी से जाएं या लोकल से, वो डिपेंड करता है दूरी कितनी है। अगर लोकल में 100 किलोमीटर जाना तो हम 4000 का टिकट करा के क्यों जाएंगे? जनरल से निकल जाएंगे आराम से घूमते फिरते। और डिब्रूगढ़ जाना है तो फिर राजधानी में जाएंगे रिजर्वेशन करा के। अब समझ गए ना आप कहाँ पे फास्फोरिक लेना है? वो काम इसीलिए कंपनियां बैठी हैं, हम लोग बैठे हैं बताने के लिए आप लोगों को। यही काम है हम लोगों को कि कब आपकी फसल में क्या देना है। आपका काम है हर 10 दिन पे मुझे वीडियो भेजना, उसका रिप्लाई देना मेरा काम।
कि भैया जी इसमें ये कर दीजिए। इसीलिए हम आप लोगों के साथ आऊँगा, उस टॉपिक पर भी आया हूँ। अभी तो पहले खेती शुरुआत कर रहे हैं। राव जी यहाँ तक हो गया। अब बस्ता है लास्ट में स्प्रे के। भाई सब कुछ तो ठीक है, हमारे कीड़े नहीं मर रहे। हम दुनिया भर के जहर डाल रहे हैं बचपन से आज तक, कीड़े नहीं मरे आज तक, लेकिन हम मरने की स्थिति में आ गए। और ना हमारी फंगस भाग रही, ना हमारा वायरस ठीक हो रहा है, ना हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। दुनिया सीसियाँ आ रही थी बड़ी बड़ी, ये डालो ये डालो ये डालो ये डालो। सबसे अच्छी चीज़ है मिट्टी, हमारी भारत माता। आपने करना क्या है, अपने खेत में जैसे पीपल का पेड़ है या कहीं ऐसी और जगह है या कुछ जहाँ भी आपको ऐसी जगह मिले जहाँ खुदा पिट्टी ना हो ज़्यादा, वहाँ 5 फीट गहरा गड्ढा खोद लो। उस 5 फीट गहरे गड्ढे को खोद के उसके अंदर की मिट्टी बाहर निकाल दो। उस मिट्टी को चाहे तो आप अपने, जैसे मैंने बताया कि रेसिड्यू फ्री खाद में यूज़ कर लो। अब उसके ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को छीलना है। यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी है 3863 3863 नंबर की वीडियो है, वो मेरी बनाई हुई वीडियो है। उसमें मैंने गड्ढा खोदते हुए लेकर के स्प्रे करने तक का तरीका बताया है। ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को दीवार की छील दो। 4 दीवार होती है ना, अब मैं गड्ढे में खड़ा हूँ, 1 2 3 4 दीवार है, तो जहाँ से मेरा मन कर रहा है मैं ऊपर से नीचे तक की छील रहा हूँ। लेकिन सारी मिट्टी आनी चाहिए उसमें। हर 2 इंच की मिट्टी में कुछ ना कुछ जादू है। अब ये 25 किलो मिट्टी लेनी है, जाड़ों के हिसाब से 35 किलो। इसको लेकर 200 लीटर पानी में डाल दिया। इसके अंदर 200 ग्राम सुक्रोज, वाइसिनोमेटा। सुक्रोज क्या है, ये जो पौधा बनता है लैब में, हम लोग उसमें यूज करते हैं। ये पौधे का संपूर्ण भोजन है, गन्ने से बनता है ये। उसके बाद इसको एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल बनाया जाता है। एक एफपीसी है मध्य प्रदेश के किसानों की, जैसे आपके यहाँ भी कृषि विभाग वाले आपको बताते होंगे कि आप अपने प्रोडक्ट खुद बनाओ, खुद अपने व्यापारी बनो, सिखाते ना गोष्ठियों में। वैसे ही उन लोगों ने क्या किया कि हम किसानों के लिए क्या अच्छा रहेगा, उन्होंने सुक्रोज बनाया। किसानों की एफपीसी है, किसानों ने बनाया है, बी किसान एफपीसी के नाम से है ये, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। वो सुक्रोज बनाते हैं, वो हैंडमेड है पूरा उनका अपना। और हाँ जी, उसके अंदर होता है आपका, एक तो प्योर सुक्रोज हो गया एग्रीकल्चर बेस, और गाय का पेशाब का अर्क, और हल्दी के अंदर से निकला हुआ करकुमीन। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके इसको बनाया गया है। ये 1 ग्राम 1 लीटर में पड़ता है, मतलब 1 एकड़ में 150 रुपए का खर्चा। भैया जी गुड़ को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो गुड़ एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल नहीं है। हाँ, आपके खून में भी सुक्रोज है। प्रोटीन हमारे बालों में सबसे ज़्यादा होता है दुनिया में, लेकिन हम बाल नहीं खा सकते। उसी प्रकार से गुड़ को आप जमीन में घोल के तो दे सकते हैं, लेकिन स्प्रे में अगर आप गुड़ को ज़्यादा देंगे। जी 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 जी, आपका प्रश्न नहीं समझा मैं, आप प्रश्न बताइए। गुड़ में भी होता है बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, तो वो उसी से तो बनता है, गन्ने के रस से ही तो सुक्रोज बना है। उसी से खांड बनती है, उसी से चीनी, गन्ने के रस से ही। इसमें ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज तीनों चीज़ें होती हैं गन्ने में। तो इसमें ये जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, इसको एग्रीकल्चर बेस बनाया जाता है। अगर आप इसको डायरेक्ट बाजार से लेके यूज़ करते हैं तो ये फिर गड़बड़ है बहुत ज़्यादा, या तो फंगस आ जाएगी या किसी वायरस का अटैक हो जाएगा। इसको बनाया गया है एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल। पहले शुरुआत हम लोगों ने उसी से की थी, गुड़ के भी प्रयोग किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए लंबे समय तक। एमरजेंसी में जैसे आप अभी यूज कर रहे हो और देखा गया पैकेट खत्म हो गया, तो उसको रोकना नहीं है मिट्टी के स्प्रे को, आप बिना सुक्रोज के मार दो। या फिर अगर आपके पास देसी गाय है जो ओरिजिनल हम्प है जिसके, उसका 2 लीटर पेशाब और आधा लीटर गुड़, इसको डाल के 1-1.5 दिन तक घर में रखो तो इसके बैक्टीरिया मर जाएंगे गुड़ के, और फिर इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये लंबे समय तक प्रभावी नहीं है। आप सुक्रोज यूज करो अभी फिलहाल आज की परिस्थिति में। जब हमारी मिट्टी का कार्बन बढ़ेगा और मिट्टी और मजबूत हो जाएगी, तो जहाँ कार्बन 1 से ऊपर पहुँचा उसके बाद किसी और सुक्रोज की जरूरत नहीं है। फिर तो हमारी मिट्टी मजबूत होगी। अभी मिट्टी भी बीमार, फसल भी बीमार, और बीमार को बीमार पर ठोक रहे हो तो फिर गड़बड़ होगी। तो इसलिए ये सुक्रोज अभी फिलहाल के लिए आपके लिए आवश्यकता है। इसका रिजल्ट जो आ रहा है हम लोगों ने सारे करके देखे हैं, और मेरे को नहीं लगता कि 150-200 रुपये एकड़ का कोई खर्चा होता है स्प्रे में। इससे सस्ता कोई स्प्रे नहीं है। अगर आपने इसका स्प्रे किया था जी अमावस्या और पूर्णिमा को, तो भयंकर परिणाम है। 20 से 30% आपका उत्पादन बढ़ेगा निश्चित रूप से। अमावस्या पूर्णिमा इसका लेना देना है, ज्वार भाटा आता है अमावस्या पूर्णिमा को। दुनिया में जितने भी जीव हैं, आप या मैं, सब
प्रजनन करने के लिए आतुर रहते हैं एक दूसरे, महसूस करना कभी उस दिन को। जो हमारी माताओं बहनों में महावारी शुरू होती है वो मोस्टली उस दिन ज़्यादा होती है, तो उस दिन प्रजनन करने की क्षमता ज़्यादा होती है हर कीड़े की। और उस दिन अगर उसने अंडे दे दिए तो आपकी फसल में अगर आज 100 कीड़े हैं तो कल जो है वो 2000 होंगे, क्योंकि इनकी क्षमता बहुत जल्दी होती है। हमारी तरह नशा नहीं लगाते, आज अंडे दिए कल कीड़े बन गए, परसों खाना शुरू। और अमावस्या के दिन जिस दिन अगर स्प्रे कर दिया, पानी का भी स्प्रे कर दोगे ना खाली, तो भी काम हो जाएगा। इनका चक्र टूट जाता है बस, फिर के चक्र को तोड़ना है हमें। अच्छा, मिट्टी क्यों? मिट्टी जब सुक्रोज के साथ मिलती है तो कीड़े इसको खाने के लिए ललायत रहते हैं, और जब ये पत्ते पे जाके पड़ेगी तो कीड़ा पत्ते के साथ इसको भी खाएगा। और कीड़े के अंदर चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ना कि आंत होती है हमारी तरह। आंत वाला आदमी मिट्टी पचा सकता है, कीड़ा नहीं पचा सकता। तो कीड़ा जैसे मिट्टी खाई खत्म, उनका गेम ओवर। तो हमारा ना तो हमारा नुकसान हुआ, सबसे पहली बात हमारा शरीर बचा, फसल बची। और दूसरे जो नीचे के आपके 3 फीट तक की मिट्टी है उसमें न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन मतलब जितनी भी चीज़ें हम बाजार से लेकर आए हैं शीशों में, वो सब उसमें है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। ऊपर वाली में फंगस और कीड़ों को मारने की ताकत है। अब समझ गए? तो ये पूरा कॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास एक। इस ऐसा करने से आपकी फसल का पत्ता मोटा होगा, पहली बात, पत्ता चौड़ा बनेगा और प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करेगा। एक और कारण है इसका, जाड़ों में पाला नहीं मारेगा, क्योंकि पाले की टक्कर ये मिट्टी झेलेगी। गर्मियों में पौधा जलेगा नहीं, उसकी टक्कर, लू की टक्कर ये मिट्टी झेलेगी। आप कभी देखा होगा आपने शेड में जो ग्रीन नेट बनाते हैं या पॉली हाउस होता है, उसमें पौधा अच्छे क्यों चलते हैं? क्योंकि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं आती उन पर। देखा कि नहीं? सुना भी होगा। ये मिट्टी का स्प्रे क्या करता है? ग्रीन नेट का काम करता है आपके ऊपर, डायरेक्ट सूर्य की किरणों को पौधे की त्वचा को जलाने नहीं देता, ठंडक के बाद अंदर जाती है, तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मैं पढ़ा हुआ नहीं था, मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैंने कर रखे हैं सारे काम, सीख रखे हैं आप लोगों से, दुनिया से सीख के दुनिया को सिखाना काम करते हैं। और रिजल्ट आ रहे हैं। जिस चीज़ के रिजल्ट आ गए हमारे मुंह से, अगर किसान पाठशाला वालों की कोई चीज़ निकलेगी तो वो निकलेगी जिसके रिजल्ट कम से कम 1000 आदमी पे आ चुका होंगे, वरना हम बकवास नहीं करते खड़े होकर। इसको दुनिया देख रही, शासन प्रशासन तक देख रहे हैं, लखनऊ तक जाती है वीडियो, हर एक पे निगाह है, कौन कहाँ क्या कर रहा है। राज्य सरकार ने मुझे पूरा 2-3 बार बुला करके सम्मानित किया, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ कोई नहीं कर रहा है। हिम्मत है तो किसी में आओ, फ्री में बात के दिखाओ ज्ञान। आदमी कहीं ना कहीं लालच में घूम रहा है। यहाँ तो कितने किसान ऐसे हैं, आप जितने कहो उतनों को, इनमें काफ़ी लोग होंगे जिनकी बात होती होंगी मेरे से, कभी आपकी भी हुई होंगी, कभी कोई पैसा मांगा क्या, कभी बोला मेरा पौधा खरीदो, कभी कुछ कहा, आपने पूछा, मैंने जवाब दिया, बात पता बताओ मेरा आज पहली बार मिला हूँ और 2 साल से बात होती है। कुछ करने की भावना है किसानों के लिए। तो यार ये हो गया स्प्रे, पानी देना आ गया, खाद का पता चल गया, स्प्रे पता चल गया, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आते हैं केले पे। ठीक है, केला क्या है, इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं, तो लंबी रहेगी बहुत।